नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम। आज के इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग, प्रेरणादायक जीवन प्रसंग, वैदिक लेख, वैदिक भजन आदि लेकर आते हैं, वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस। इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय भारतीय महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, लेखक डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। भारत प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है। यह ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि आदि हमारे वैज्ञानिकों की विभिन्न उपाधियां ठीक उसी प्रकार की होती थी जिस प्रकार आज पीएचडी, डीलिट आदि उपाधियां हैं। अतः वैदिक काल में और उसके पश्चात मुगलों के आगमन तक भारतीय वैज्ञानिकों की तूती पूरे विश्व में बोलती थी। मुगलों ने जब यहाँ आकर हमारे यहाँ ग्रंथ और पुस्तकालय जला डाले तो हम विज्ञान सहित प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ गए। फिर अंग्रेजों ने हम यहाँ आकर सब कुछ ही छीन लिया। हमारे वेदादि ग्रंथों की उलझकर वैज्ञानिक उलझ फुलझ व्याख्याएं कर उन्हें हमारी सभ्यता, संस्कृति, मूल से दूर कर दिया। किंतु जो भी हमारे देश की प्रतिभाओं ने हिम्मत नहीं हारी, निरंतर प्रतिभावान बनने का प्रयास करते रहे। इस प्रकार के प्रतिभावान हमारे लोगों में डॉक्टर आत्माराम जी एक थे। देश के अन्य वैज्ञानिकों की भांति ही आपने भी देश के स्वल्प साधनों में ही साधन निकालकर देश का सारा गौरव से ऊंचा कर दिया। आपकी प्रतिभा उस समय सबके सामने निखर कर आई जब आप अखिल भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान सम्मेलन वाराणसी के अध्यक्ष बने। आपने अखिल भारतीय स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी निरंतर देश में वैज्ञानिक प्रगति का प्रयास करते रहे। डॉक्टर आत्माराम का जन्म 12 अक्टूबर 1908 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जनपद के चंदापुर गांव के निकटवर्ती गांव पिलाना में हुआ। सौभाग्य से आपकी गुरु स्वामी सत्यप्रकाश जी का जन्म भी बिजनौर में ही हुआ। आप एक साधारण निर्धन परिवार से संबंध रखते थे, किंतु अपनी मेहनत के बल पर आप इतना विस्तृत कार्य कर पाए कि आपको देश के शीर्ष वैज्ञानिकों में स्थान मिला। विज्ञान कांग्रेस आदि अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रधान अन्य पदों को सुशोभित करते रहे। डॉक्टर आत्माराम के पिता लाला भगवान दास गांव के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाते थे और साधारण से पटवारी थे। धनाभाव के कारण परंतु अपने प्रयत्न व सूझबूझ से थोड़ी आमदनी में भी गरीब घर को स्वर्ग बना दिया। इस कार्य में आपकी माता सुशीला देवी का भी सहयोग आपके पिताजी को मिला। थोड़ा साधन होते हुए भी सब परिवार का पालन बड़ी शांति से किया। आपने लूट खसूट के स्थान पर पशुपालन किया और जिससे संतानों का पालन हो सका। डॉक्टर आत्माराम जी के जीवन पर माता पिता की सरलता और सादगी की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। धनाढ्य न होने पर भी सरस्वती की परिवार पर कृपा थी। पिता ही नहीं, चाचा जियालाल ने भी इस अवस्था में ही शिक्षा प्राप्त की थी। इस कार्य के लिए परिवार को आर्य समाज और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा प्राप्त थी। बालपन से ही बालक आत्माराम को जीव जंतुओं का अध्ययन करने में रुचि थी। ग्रामीण वातावरण में उन्हें ऋतु परिवर्तन का ज्ञान भी करवा दिया था। घर से कई मील चलकर स्कूल जाया करते थे। डॉक्टर ऑफ साइंस तथा डीएससी उपाधि ग्रहण करने के उपरांत डॉक्टर आत्माराम ने अपना कार्यक्षेत्र डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के अनुसंधान विभाग में आरंभ किया। फिर CIR की प्रबंध समिति में आए और ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का संचालन कार्यभार संभाला। सन 1952 में इसके ही महानिदेशक बने। विज्ञान में अत्यधिक रुचि का कारण अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के सदस्य बनाए गए। इस कारण देश में ही नहीं विदेशों में भी आपका सम्मान होने लगा। सरकार ने भी कई देशों में उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। बड़ौदा विश्वविद्यालय में आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह सब सम्मान, उनका आत्मसम्मान तो बढ़ा ही रहे थे, किंतु उनकी नम्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह विदेशों से उच्च वेतन का मोह न रखते हुए देश में रहकर देश के सच्चे सेवक बने रहने की इच्छा रखते थे। अपितु बाहर गए वैज्ञानिकों को भी देश में लाने का प्रयास करते थे। ऑप्टिकल ग्लास के निर्माण में आपने भारतीय पद्धति का निर्माण करके संसार को आश्चर्य में डाल दिया। आपको ऋषि दयानंद जी से सच्चे लगन होने के कारण आप भारतीय विज्ञान से पूरी भांति परिचित थे। इसका निरंतर प्रयोग भी करते थे। स्वदेशी और सादगी के आप पक्षधर थे। जिस MSc में आपको बड़ी कठिनाई से प्रवेश मिला था, उसमें आपने सर्वोच्च स्थान सफल होने के साथ सबको आश्चर्य में डाल दिया। इन प्रतिभा से कारण उन्हें छात्रवृत्ति भी दी गई। फिर उन्होंने अपने पुरुषार्थ से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। आप स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी के विद्यार्थी रहे। आपका विवाह संस्कार भी उन्होंने ही करवाया। स्वामी सत्यप्रकाश जी प्रायः आपकी चर्चा करते थे। जब आपने सहायक अनुसंधान के रूप में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के नेतृत्व में कार्यशील हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध में काम कराने वाले पदार्थ महत्वपूर्ण की खोज की। आप वैज्ञानिक होने के साथ ही उत्तम प्रबंधक भी थे। आपकी सूझबूझ का ही परिणाम था कि आपको 1966 को वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का पद पर आसीन किया गया। 2 वर्ष के अथक परिश्रम से आपने समांगी कांच
ऑप्टिकल ग्लास की निर्माण विधि की खोज की, देसी साधनों से इसका निर्माण भी कर दिया, जिससे इसका व्यावसायिक कार्य संभव हो सका। भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री मोहम्मद करीम छागला ने इस उपलब्धि को भारतीय शिल्प की सर्वोत्कृष्ट सफलता बताया। इस कांच से देश की सुरक्षा की आवश्यकताएं भी पूर्ण की जा रही हैं। इससे झागदार कांच और ताम्रलाल कांच के भी आपके खोजों ने सम्मान प्राप्त किया। इन कारणों से ब्रिटेन में भी आपको सम्मानित किया गया। कांच के अतिरिक्त आपने कुछ अन्य खोजें भी की, जैसे अभ्रक को पीसने तथा अनुपयोगी अभ्रक को तपावरोधन ईंटों की निर्माण विधियों विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुल मिलाकर इस समय उनके 20 पेटेंट हैं। इस कारण आप शांति स्वरूप भटनागर पदक प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक बने और अनेक अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। आप देश को उन्नत देशों के समकक्ष चलाना चाहते थे, इस कारण आप निरंतर प्रयास करते रहते थे। आप कहा करते थे कि विशिष्ट उपलब्धि की बात करते समय प्रायः हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अथवा पुरस्कारों पर अधिक रहता है। उनका भी महत्व है, परंतु केवल 2-4 ऊंचे पर्वतों से ही नहीं देश बनता। उसके लिए आवश्यक है कि विस्तृत और हरे भरे उर्वर मैदान भी हों। नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ हुआ और हमारे देश को सन 1930 में प्राप्त हुआ। जापान को 1948 में उपलब्ध हुआ, अर्थात हम 18 वर्ष के पश्चात प्राप्त हुआ। परंतु क्या जापान टेक्नोलॉजी में हमसे पिछड़ा हुआ है? इंग्लैंड में जो 50-55 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। विज्ञान का स्तर इस प्रकार का नहीं नापा जाता कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक उभर कर आए या नहीं, बल्कि देखना यह अभिष्ट है कि हमारे वैज्ञानिकों की भूमिका क्या रही। निश्चित ही उन वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान आर्थिक क्षेत्र में होना चाहिए। डॉक्टर आत्माराम ने इसी दिशा में सोचना आरंभ किया और विकास कार्यक्रम में वे सक्रिय होकर भागीदारी बने। डॉक्टर आत्माराम जी का जीवन निर्वाह अत्यंत सादगीपूर्ण रहा। सादगी के बारे में एक घटना है कि आप एक बार किसी कारखाने का औचक निरीक्षण करने आ गए। जब आप वहां पहुंचे तो कारखाने के अधिकारी आपको पहचान नहीं पाए। उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का ही स्वागत कर डाला। फिर तो अधिकारियों को बड़ी शर्म उठानी पड़ी, पर डॉक्टर आत्माराम को इसकी तनिक भी चिंता नहीं हुई। डॉक्टर आत्माराम अजमेर के मेयो कॉलेज में भी रहे। सरलता और सादगी तथा समाज सुधार इनके परिवार वालों का ध्येय रहा। यह सभी डॉक्टर आत्माराम में भी विद्यमान रहा। आप विज्ञान की शिक्षा हिंदी में ही देने के पक्षधर थे। 1959 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। अपने अनुसंधान शालाओं में व्याप्त जड़ता और स्थिरता को दूर किया। 6 फरवरी सन 1983 में भारत के इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। डॉक्टर आत्माराम के निधन से भारत का एक अग्रण्य वैज्ञानिक सदा के लिए खो दिया भारत ने, किंतु हमारी प्रेरणा के लिए उनका जीवन संदेश हमारे सामने सदा रहेगा, जिससे प्रेरित होकर हमारे भावी वैज्ञानिक बहुत कुछ कर पाने में सफल होंगे। और आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, महापुरुषों के लेखों के लिए, प्रेरणादायक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन की घंटी को दबा दें। धन्यवाद।